नमस्कार छात्रों, आप सभी का संस्कृत शिक्षण की कक्षा में पुनः एक बार स्वागत है। कल हमने बात की थी मूल्यांकन के विषय में। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है और संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन किन किन विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ विधियों के नाम भी आपको याद होंगे जो मैंने बताए थे। उसमें उन्हीं विधियों में हमारी शलाका परीक्षा थी, शास्त्रार्थ परीक्षा थी, हमारा संवाद था। वहीं एक तरफ हमारे निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न। तो वहीं जब हमने गुणात्मक प्रविधियों की बात की थी, उसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी इत्यादि अनेक प्रविधियां मूल्यांकन प्रविधियों में मैंने कल आपको बताई थी। तो छात्रों, इसी के साथ आज हम जो बात करेंगे अपने पाठ्यक्रम में दी हुई विधियों से संबंधित बातें करेंगे, जिसमें जैसे कि दिया गया है हमारी योग्यता परीक्षाएं। यदि हमें योग्यता परीक्षा लेनी है किसी छात्र की, तो वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों की योग्यता परीक्षा का निर्धारण कर सकें। तो छात्रों, इसी के साथ ही जब हम क्लास में असाइनमेंट्स देते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, यदि हम मॉडल क्रिएशन करते हैं, यदि हम डेली एक्टिविटीज़ जो हैं कक्षा में करवाते हैं कि इस विषय पर आज आप बोलिए, आज इस विषय पर आप 5 वाक्य लिखिए, आज इस विषय पर आप श्लोक बनाइए, आज इस विषय को आप काव्यात्मक रूप में कहिए। इस तरह की जो डेली एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, जो पेपर पेंसिल टेस्ट हमारा होता है, जो भाषण होता है, संवाद होता है, शास्त्रार्थ जो है, अंत्याक्षरी जो है, समस्या पूर्ति जो है, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट लेखन जो है, प्रश्नावली जो है, शीघ्र पठन परीक्षा जो है और शीघ्र अर्थ अवगमन परीक्षा जो है, ये सभी विधियां हमारी योग्यता परीक्षाओं को लेने में प्रयोग में लाई जाती हैं। एकैकशः पश्यामश्चेत् योग्यता परीक्षा करणाय आदौ यथास्माभिः शिक्षाशास्त्री कक्षासु असाइनमेंट्स दीयन्ते, प्रदत्तकार्याणि दीयन्ते, तर्हि कः छात्रः केन माध्यमेन कथं स्वविचारैः तस्य विषयस्य प्रस्तुतीकरणं करोति, तस्य योग्यतायाः निर्धारणम् अध्यापकेन क्रियते तस्य दत्तकार्यस्य मूल्यांकनेन। पुनः यदि अध्यापकः कक्षायां प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रायोजना कार्यं ददाति, तर्हि छात्रः कथं प्रायोजनां निर्मितवान्, कथम् आदौ समस्यायाः चयनं कृतवान्, कथं समस्या चयनानन्तरं सः अग्रे अग्रे क्रमाधारेण तस्य परिणामपर्यन्तं गतवान्, एतत् सर्वं छात्रस्य योग्यतामेव वदति। यः छात्रः सम्यक्तया कार्यं करोति सः छात्रः उत्तमः छात्रः इति अध्यापकः वक्तुं शक्नोति। मॉडल क्रिएशन, यदि यत्र यत्र चिकित्सकीयाः विश्वविद्यालयाः भवन्ति, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयाः भवन्ति, संस्कृतक्षेत्रे पश्यामश्चेत् ये वास्तुविभागाः भवन्ति, ज्योतिषविभागाः भवन्ति, तत्र यथा कालगणनार्थं, राशिदृष्ट्यर्थं नूतन मॉडल अर्थात प्रतिमानानां निर्माण कर्तुं छात्राणां कृते कार्यं दीयते। यथा वयं जंतर मंतर इत्यादि पर्यटन क्षेत्रेषु गच्छामः, तर्हि नव प्रकारात्मकाः नूतन प्रकारात्मकाः प्रतिमानानि तत्र द्रष्टुं शक्नुमः अस्माकं संस्कृतविषयम् आधारीकृत्य। कालगणनायाः प्रतिमानं भिन्नं भवति, तत्र कारिकागणनायाः प्रतिमानं भिन्नं भवति। अतः एवं प्रकारेण मॉडल क्रिएशन अपि योग्यता परीक्षायाः एकं मेथड विधिः विद्यते। तथैव भवति अस्माकं पेपर पेंसिल टेस्ट, अंकलेखनी परीक्षा। अंकलेखनी परीक्षा मध्ये सद्यः एव एकः विषयः दीयते, तस्य विषयोपरि छात्राः लिखेयुः, अथवा एकं चित्रं दीयते,
तस्मिन् चित्रे छात्राः किं किम् अवगच्छन्ति? चित्रं दृष्ट्वा छात्राः कमपि एकम् अनुच्छेदं लिखेयुः अथवा कामपि एकां कवितां रचयेयुः। तादृशी अपि परीक्षा क्रियते। पुनश्च योग्यतापरीक्षायां भाषणमपि अस्माकं स्थानं वहति। यस्य छात्रस्य योग्यता कीदृशी वर्तते सः तस्य विषयस्य उपरि तथैव भाषणं कर्तुं शक्नोति। संवादे अधिकाधिकयोग्यतायाः परीक्षणं भवति। यथा वयं कथम् अपरस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं शक्नुमः, कथं वयं सम्पादयितुं शक्नुमः। अतः संवादः। शास्त्रार्थे अपि योग्यतायाः परीक्षणं भवति। सः अमुकः छात्रः शास्त्रविषये किं किं जानाति, तस्य ज्ञानं शास्त्रेषु कियत् विद्यते, सः स्वीयमेव शास्त्रं जानाति अथवा अपरेषां शास्त्राणामपि अध्ययनं विद्यते इति। अन्त्याक्षर्यामपि तस्य योग्यतायाः परीक्षणं भवति, यत् सः कियत् कण्ठस्थीकर्तुं शक्नोति, सद्य एव तस्य बुद्धौ तद्वर्णात् एव कथं श्लोकः प्रस्फुटति, एवं च आवश्यकता सति सः श्लोकरचनामपि कथं कर्तुं शक्नोति वा उत न। समस्यापूर्तौ अपि तथैव भवति। तत्र अस्माकं पादद्वयं दत्तं भवन्ति एवं पादद्वयानाम् अस्माभिः रचना करणीया। यदि अस्माभिः प्राथमिकस्तरे योग्यतायाः निर्वहनं करणीयं तर्हि शीघ्रपठनपरीक्षा। के छात्राः शीघ्रतया पाठ्यपुस्तकं पठितुं शक्नुवन्ति। पुनश्च भवति शीघ्र अर्थावगमनपरीक्षा। पाठं पठित्वा तस्य भावार्थं के बोधयितुम् अथवा वक्तुं शक्नुवन्ति। एताः सर्वाः परीक्षाः योग्यतापरीक्षासु अन्तर्गताः भवन्ति। अग्रे गमिष्यामश्चेत् अस्माकं द्वितीयम् अस्ति विवेचनात्मक परीक्षा। विवेचनात्मक परीक्षासु छात्राणां विषय प्रतिपादन सामर्थ्य ज्ञानाय परीक्षणं क्रियते। विवेचन सामर्थ्य ज्ञानाय परीक्षणं क्रियते। अतः तासु परीक्षासु बहवः विधयः भवन्ति। यथा एकमस्ति पठितविषयविवेचनं। छात्रः एकः विषयः पठितः, तस्य विषयस्य इदानीं सः कथं विवेचनं करोति, यथा भवन्तः परीक्षायां कुर्वन्ति। जिस प्रकार से मान लीजिए छात्र ने एक श्लोक पढ़ा, अब छात्र परीक्षा में उस श्लोक का भावार्थ किस तरह से लिखेगा। कक्षा में पूछे जाने पर छात्र उस श्लोक का भावार्थ किस तरह से कहेगा। मान लीजिए आप किसी विषय को पढ़कर गए या आपको इस समय जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, आप उस विषय का प्रस्तुतिकरण किस तरह से करेंगे, उस विषय का एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे, वो सब विवेचनात्मक परीक्षा में आएगा, जिसको नाम दिया गया है पठित विषय विवेचनम। एक होता है अपठित विषय विवेचनम, जिनको हम अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में कदाचित परीक्षाएं होती हैं तो अनसीन पैसेज के नाम से आती हैं, संस्कृत में वही अपठित गद्यांश के माध्यम से आते हैं। जब आपने बीएड में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा दी होगी तो वहाँ आपके लिए इसी तरह का एक अपठित गद्यांश आया होगा, एक अपठित श्लोक आया होगा। उसमें से आपको, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, उस न पढ़े हुए का भी आपको अर्थ लिखना है। आपको उसमें से कुछ क्रियापद छांटने हैं। तो इससे आपका जो विवेचन शक्ति है उसकी परीक्षा इस तरह से होती है कि आप उसमें से यदि कुछ शब्दों को जानते हैं तो शब्दों के आधार पर आप अर्थ को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब शब्दों के आधार पर अर्थ जुड़ने लगता है तो धीरे धीरे उससे भावार्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा है अपठित विषय विवेचनम भी विवेचनात्मक शक्ति परीक्षाओं का एक भाग है। और एक अज्ञात विषय विवेचनम, जो विषय हमने कभी भी नहीं पढ़ा है, जो हमने अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा, इस तरह के विषय का विवेचन करना, जिस तरह से कि निबंधों में कभी कभी दे दिया जाता है। और जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जब निबंध लिखने आता है तो कई इस तरह के
विषय दिए जाते हैं, यदि भवान प्रधानमंत्री भवेत्, यदि भवान राष्ट्रपति भवेत्, यदि भवान राष्ट्र निर्माता भवेत्, यदि भवान एकः शिक्षकः भवेत्, यदि भवान एकः कविः भवेत्। तो इस तरह के अज्ञात विषय हैं, आपने भी इस विषय में कभी नहीं सोचा, पर आपको उस समय उसका विवेचन करना है कि आप उस स्थिति में होते तो क्या करते। साथ ही आशु विवेचनम भी होता है। आशु विवेचनम में उसी समय अध्यापक विषय देता है और उस विषय पर आपको झटिति अपना प्रस्तुतिकरण देना होता है। यदि अध्यापक लिखित रूप में कहें तो लिखित रूप में, यदि अध्यापक मौखिक रूप में कहें तो मौखिक रूप में। उसी प्रकार से यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहाँ पर आते हैं गद्यस्य विवेचनम, पद्यस्य विवेचनम, पद्यस्य भावात्मक प्रतिपादनम। अर्थात पढ़ाए हुए गद्य का आप क्या करें, विश्लेषण करें और सारांश लिखें, पढ़ाए हुए पद्य का भाव लिखें और पढ़ाए हुए पद्य का सारांश लिखें। इस तरह से दोनों ही तरह से विश्लेषणात्मक प्रश्न भी होते हैं, संश्लेषणात्मक प्रश्न भी होते हैं। ये सभी जो परीक्षाएं हैं ये विवेचनात्मक परीक्षाओं में आती हैं। और हमारी इसी के साथ तीसरी जो परीक्षा वहाँ दी हुई है वो है सामान्य विवेक परीक्षा। सामान्य विवेक परीक्षा में कई तरह के परीक्षाएं हैं, जैसे जनरल नॉलेज टेस्ट है, यानी कि छात्र यदि छठी कक्षा में है, 7वीं कक्षा में है, 8वीं कक्षा में है, तो उस समय तक उसको कितने शब्द रूपों का ज्ञान है, कितने धातु रूपों का ज्ञान है, संधियों के सामान्य नाम पता है, समासों के सामान्य नाम पता है। इस तरह के प्रश्न कुछ लिख करके उनकी परीक्षा ली जाती है, जिससे पता चलता है कि अमुक स्तर तक इस छात्र को ज्ञान है। साथ ही यहाँ पर समीचीनम असमीचीनम कुछ तथ्य दिए जाते हैं, उनमें से उनको टिक करना होता है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो वहाँ पर दे दिया जाता है, जैसे कालिदासस्य रचना कादम्बरी समीचीनम उत असमीचीनम। तो यदि छात्रः जानाति तर्हि असमीचीनं लिखति, यदि न जानाति तर्हि समीचीनं लिखति। सामान्य विवेक परीक्षा भवति तस्य। तथैव यथार्थ अयथार्थ, सत्य सत्य, प्रातः काले सूर्यः उदेति, सत्यं वा इति। यदि छात्रः जानाति तर्हि यथार्थ, न जानाति चेत् अयथार्थ। एवं च चिह्नांकन परीक्षा, कुत्रचित् चिह्नांकनं करणीयम् और कुत्रचित् स्वरूप ज्ञानं करणीयं। यथा एतेषु गोलाकार आकृतिषु यानि यानि चित्राणि सन्ति तेषु अस्माभिः चटकायाः चित्रस्य अन्वेषणं करणीयम्। एवं प्रकारेण सामान्य विवेक परीक्षाः अपि भवन्ति। यथा नेट् इत्यादि परीक्षासु अपि अस्माकम् आगच्छन्ति, तत्र बहुविधात्मकाः समस्याः भवन्ति, बहुविधात्मकाः तत्र अस्माकं रिलेशन्स् ये भवन्ति, सम्बन्धाः ये भवन्ति, तेषां विषये अपि ये प्रश्नाः आगच्छन्ति, ते सर्वे प्रश्नाः अस्माकं सामान्य विवेक परीक्षा मध्ये आगच्छन्ति। यदि अस्माकं सामान्य ज्ञानं भवति तर्हि वयं सम्बन्धविषये अपि वक्तुं शक्नुमः। तथैव तत्र सम्बन्धम् एवमपि अङ्कानाम् आधारेण अपि आगच्छति, शब्दानाम् आधारेण अपि आगच्छति, वर्णानाम् आधारेण अपि आगच्छति। एकम् अस्माकम् अस्ति नवीनपरीक्षणप्रविधयः। तर्हि मया गतपाठे यानि उक्तानि तानि सर्वाणि एतस्मिन् एव अन्तर्निहिताः भवन्ति, अर्थात् नवीन शिक्षण प्रविधिषु एव। यतोहि आदौ अस्माकं केवलं मौखिक परीक्षा आसीत्, कर्गदरहित परीक्षा आसीत्। सम्प्रति लिखित परीक्षासु याः परीक्षाः अस्माभिः क्रियन्ते, निबन्धात्मक भवतु, लघुत्तरात्मक भवतु, अतिलघुत्तरात्मक भवतु, बहुविकल्पात्मक भवतु, सर्वाः परीक्षाः नवीनपरीक्षा प्रविधिषु अन्तर्गताः भवन्ति। सहैव ई-माध्यमेन याः परीक्षाः भवन्ति, ऑनलाइन याः परीक्षाः भवन्ति, ताः सर्वाः परीक्षाः अपि नवीन परीक्षा प्रविधिषु आगच्छन्ति। ऑनलाइन जितने भी टेस्ट हमारे हैं वो सभी किस में आते हैं, नवीन परीक्षा प्रविधियों में आते हैं।
जितने भी हमारे फेस टू फेस साक्षात्कार के साथ साथ में कई जगह आपने देखा होगा कंप्यूटर पर ही साक्षात्कार हो जाता है। जब कंपनी इत्यादि में इंटरव्यूज़ जाते हैं तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो साक्षात्कार है वो किसके माध्यम से हो जाएगा? संगणक यंत्र के माध्यम से ही हो जाएगा। तो इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो भी नवीन परीक्षा प्रविधियों में आती हैं। अब हमारी जो अंतिम है वो है शलाका परीक्षा। तो छात्रों, जैसा कि आप जानते हो कि प्राचीन काले करगद रहित अस्माकं समाजः आसीत्, अतः मौखिक परीक्षाणाम एव बाहुल्यं तस्मिन् काले आसीत्। तस्मिन् काले ताडपत्रेषु भूर्जपत्रेषु एव अस्माभिः लेखनं क्रियते, यदि क्रियते चेत्, नो चेत् केवलं शास्त्राणां मुखाधारेण एव आदानप्रदानम् आसीत्। तर्हि तस्मिन् काले बुद्धेः तीक्ष्णतायाः परीक्षणार्थम् एषा शलाका परीक्षा अतीव उत्तमा परीक्षा आसीत्। शलाका इत्यस्य हिंदी भाषायां पश्यामश्चेत् अर्थः भवति सलाई। आपने सलाई देखी होगी जिससे स्वेटर बुनते हैं, या आपने सुई देखी होगी, और एक सुई और सलाई के मध्य का भी भाग होता है जिससे रजाई गद्दे इत्यादि सिले जाते हैं, जिसको हम सूजा कहते हैं। उस तरह की एक सलाई सुई ली जाती है और क्या किया जाता है कि जो हमारा ग्रंथ है वो निश्चित किया हुआ है कि इस ग्रंथ की शलाका परीक्षा अमुक दिनांक को होगी। तब तक छात्र क्या करेंगे? उसको पूर्णतः कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ करने के साथ साथ में उसके विषय को समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे और उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता को भी विकसित करेंगे। और जब शलाका परीक्षा होती है तो उसमें 3 राउंड्स किए जाते हैं। प्रथम राउंड में जो हमारी शलाका है उसको ग्रंथ में प्रविष्ट कराया जाता है। ग्रंथ के जिस स्थान पर शलाका प्रविष्ट होती है वहीं से ग्रंथ को उद्घाटित किया जाता है और उसी पेज का जो प्रथम पंक्ति है उसको निर्णायक गण पढ़ते हैं। जो प्रथम पंक्ति उन्होंने पढ़ी, यथा कालिदासादीनामिव यशः श्रीहर्षादेरधावकादीनामिव धनम, इतना पढ़ के आगे से जो छात्र है उसको पढ़ना है बिना देखे। उसको याद किया हुआ है, उसको अपनी कंठस्थीकरण शक्ति के आधार पर वह पंक्ति बोलनी है। जितने पेज तक, जब तक निर्णायक गण उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो बोलता रहेगा, चाहे 2 पेज हो, चाहे 4 पेज हो, चाहे 6 पेज हो। सेकेंड राउंड में वो क्या करते हैं? एक कारिका देते हैं और उस कारिका का अर्थ पूछते हैं। कहीं से भी कोई पंक्ति बोलते हैं, उस पंक्ति का अर्थ पूछते हैं। इस तरह से जो दूसरा राउंड है वो भी संपादित होता है। और तीसरे राउंड में वो क्या कहते हैं कि उस पर अपना मत प्रस्तुत करने की बात करते हैं। जैसे दूसरे राउंड में यदि उन्होंने कह दिया मुख्यार्थवादे तदयोगे ऋणितो अथ प्रयोजनात्, इस पंक्ति का अर्थ बताइए, तो उस पंक्ति का अर्थ छात्र ग्रंथ के अनुसार बताएगा। लेकिन तृतीय राउंड में जैसे उसने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, अपने मतानुसार, जगन्नाथ के मतानुसार नहीं, अपने मतानुसार इसकी व्याख्या कीजिए, या काव्य लक्षणों के उत्तर पक्ष के सिद्धांतों को एवं पूर्व पक्ष के सिद्धांतों के आधार पर इसको आप समझाइए। तो इस तरह से वहाँ पर शलाका परीक्षा में छात्र की तीक्ष्ण बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो छात्राः शलाका परीक्षा अतीव क्लिष्टा भवति। प्रतिभाशाली छात्राः एव एनां परीक्षां सफलतया कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च शलाका परीक्षायाः केचन गुणाः अपि सन्ति, केचन दोषाः अपि सन्ति। विषयस्य सिद्धतायाः सम्पादनार्थम् एषा परीक्षा बहु महत्वपूर्णा अस्ति। शास्त्रे सिद्धता भवति, विषये सिद्धहस्तता भवति, तं विषयं कदापि वयं विस्मर्तुं न शक्नुमः, अतः साहाय्यं करोति। पुनः अस्माकं बुद्धिः तीव्रतया कार्यं करोति, अस्माकं कंठस्थीकरण क्षमता तीव्रा भवति। वयं कस्यापि
पुस्तकस्य साहाय्यं विना अपि तं विषयं कदापि वक्तुं शक्नुमः। परन्तु इदानीं केचन वदन्ति यत्र एषा विधिः अमनोवैज्ञानिकी विद्यते, यतोहि छात्रः एव सर्वं करोति, कण्ठस्थीकरणस्य उपरि बलं दीयते, छात्रस्य कृते महत् कष्टं भवति इत्यादयाः तैः बिन्दवः उच्यन्ते। तर्हि अद्य अस्माभिः मूल्याङ्कन प्रविधिषु विवेचनात्मक परीक्षाणां विषये, योग्यता परीक्षाणां विषये, सामान्य विवेक परीक्षाणां विषये, नवीन परीक्षा प्रविधीनां विषये एवं शलाका परीक्षायाः विषये किञ्चित् अवगतं। पुनः अग्रिमकक्षायां वयम् इतोपि नूतनं विषयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः।